contains high-quality physics lectures. Bored and need aspirants don't watch these lectures alone. Let's heist physics concepts with the professor. Hello everyone, Jai Hind. Welcome back to my channel Physics Heist by Professor. एंड ये लेक्चर नंबर 2 है बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में. एंड ऑफ कोर्स ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो जेईई एडवांस और ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी श्योर आप सबने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, इसीलिए आप लेक्चर नंबर 2 पे आए हैं. तो लेक्चर 1 में हमने बात किया था, आप सबको याद होगा, हमने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बेसिक फंडामेंटल सीख लिए थे. आज एक लेवल अप करने वाले हैं. मैं जल्दी से क्विकली रिकैप कर दूं आज हम क्या करने वाले हैं. हमने पिछली क्लास में आर कैप और थीटा कैप निकाला था. आज उनके टाइम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे. मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सिखाऊंगा, आप अपने घर पे जाके सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई सिमिट्री बन रही है क्या, ये आप लोग चेक करेंगे. ऐसे ही मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा थीटा कैप का और आप चेक करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव एंड फिर से चेक करेंगे कि क्या कोई सिमिट्री बन रही है क्या. उसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट. जनरली जब मैं एक बच्चा था, स्टूडेंट था, तो मुझे भी ये दोनों नियरली सेम लगते थे, बट एक्चुअली दीज आर टोटली डिफरेंट. ये भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं. फिर मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करेंगे वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और उसके बेसिस पे हम काफी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं वीडियो देखने से पहले. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड गाइस हम 2 पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास के बेसिस पे. क्वेश्चन नंबर 17 काइनेमेटिक्स का बहुत प्यारा सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 23 काइनेमेटिक्स का पाथ फाइंडर बुक से. So I'm very sure you all guys are very excited for this class. If your answer is yes, guys, let me know in the chat section. चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास. So let me just open the first slide. Yes. तो बच्चों मैं जल्दी से डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा. ये हमारा x था, ये y था, याद है, और ये पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे x y, पोलर कोऑर्डिनेट थे r थीटा, याद आ रहा है सभी को. और ये अपना था r, ये एंगल था थीटा. जिस डायरेक्शन में r बढ़ता था बच्चों वो r कैप था, जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़ता था वो थीटा कैप था, और ये एंगल था 90 डिग्री. याद है सभी को. तो मैंने r कैप का वैल्यू लिखवाया था, याद करो, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. यस और नो. थीटा कैप क्या था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप. जो बच्चे भूल गए हैं, जो कि शायद नहीं होना चाहिए, आप लोग जेईई एडवांस और ओलंपियाड की तैयारी कर रही हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप ये भूल जाएंगे. बट स्टिल अगर याद नहीं आ रहा तो जल्दी से नोट्स देख लीजिए या फिर लेक्चर नंबर 1 को क्विकली रिवाइज करके इस वीडियो पे आइएगा. आइए फटाफट डी आर कैप बाई डी टी निकालते हैं. तो मुझे डी बाई डी टी निकालना है. व्हाट इज आर कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप. सो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी, और जे कैपेसिटीज. प्रोफेसर आपने आई कैप और जे कैप को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? बिकॉज आपने बताया था कि आई कैप जे कैप तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, याद है. तो ये क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बाहर ले लेंगे, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा जे कैप. और ये फैक्टर क्या बन गया, ये फैक्टर बन गया थीटा कैप. सो थीटा कैप डी थीटा बाई डी टी.
और जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये डी थीटा बाई डी टी, जिस रेट से ये अपना आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर रोटेट करेगा उसको अपन ओमेगा बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए मैं इस ओमेगा पे नहीं जाना चाहता, आपको डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप समझ में आ गया होगा। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड आई वांट कि आप सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव भी निकालें। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं निकालता हूं डी थीटा कैप बाई डी टी। थीटा कैप क्या था? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, याद है? तो ये क्या बन जाएगा? ये अपना बन जाएगा माइनस साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी एंड जे कैप। बच्चों माइनस कॉमन ले लो, डी थीटा बाई डी टी भी कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। एंड व्हाट इज दिस? कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, आप बताओ क्या था? याद है? आर कैप, है ना? तो माइनस का डी थीटा बाई डी टी आर कैप। एंड मैं चाहता हूं कि आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव निकालें और एक सिमिट्री ढूंढने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है रेडियल नॉर्मल और ट्रांसवर्स और टेंजेंट के अंदर। ठीक है बच्चा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, देखो अभी तक हमने कैसे डिफाइन किया। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने बोला ये पोजीशन वेक्टर मेरा आर वेक्टर है ना बच्चों, और ये एंगल थीटा है। इस डायरेक्शन को मैंने रेडियल कहा, आर कैप, और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैंने बोला थीटा कैप। ठीक है, इसके 90 डिग्री पे बोला मैंने थीटा कैप, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल। और बच्चों इस थीटा कैप को नॉर्मल नहीं बोलते, टेंजेंट नहीं बोलते, ट्रांसवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो कोई आपसे पूछे आज के बाद ट्रांसवर्स क्या है, आप बोलेंगे रेडियल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो ट्रांसवर्स होगी। अब मैं आपको बताता हूं टेंजेंशियल वगैरह का क्या फंडा है। मान लो बच्चों एक पार्टिकल इस कर्व पे ऐसे चल रहा था, तो मैं जानता हूं जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी मैकेनिक्स पढ़ी है, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो बच्चों मैं हमेशा एक टेंजेंट डिफाइन कर सकता हूं कर्व के ऊपर, उस डायरेक्शन को मैं बोलूंगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन को मैंने डिनोट कर दिया टी कैप से। और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों उसको बोलते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं ना, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। देखो इस डायरेक्शन में देखो, ये अपना पार्टिकल होगा जिसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, जो कर्व पे टेंजेंट होगा, जो कर्व पे टेंजेंट होगा बच्चों वही ट्रांसवर्स बन जाएगा, जो कर्व पे नॉर्मल होगा वही अपना रेडियल बन जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में रेडियल और नॉर्मल, बच्चों नॉर्मल को मैं एन कैप से दिखा रहा हूं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स ये भी सेम हो जाते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन के अलावा अगर कोई और मोशन हो रहा होगा, किसी जनरल कर्वीलिनियर मोशन की बात करूंगा मैं, तो बच्चों ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा रेडियल तो शो कर सकता हूं ओरिजिन से, उस देखो ओरिजिन से उस पॉइंट पे देखो हमने आर वेक्टर बना दिया, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो रेडियल होगा। रेडियल के 90 डिग्री
ट्रांसवर्स मींस आर कैप थीटा कैप को प्रोफेसर हम ढूंढ लेंगे। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा या जो कर्व पे टेंजेंट होगा उसको टेंजेंशियल बोलेंगे, और इस टेंजेंट के 90 डिग्री पे जो होगा उसको नॉर्मल बोलेंगे। और सर्कुलर मोशन में रेडियल ही नॉर्मल है और टेंजेंशियल ही ट्रांसवर्स है। ये बात आई सबको समझ में? यस और नो? चलिए, बहुत ही काम की बात थी ये, और पाथ फाइंडर के क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये लाइंस। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, अब मैं जनरल कर्वीलिनियर पाथ की बात करूंगा, मैं सर्कल की बात नहीं करूंगा। बच्चों सर्कल में तो रेडियस फिक्स होती है ना, लेकिन मैं आर को भी बच्चों वेरी करना चाहता हूं। जनरल मोशन की बात की जाएगी। देखिएगा जरा, मान लो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पे आर और थीटा है, क्लियर? तो बच्चों अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा आर वेक्टर, दिस एंगल इज ऑफ कोर्स थीटा, ये तो हम जानते हैं। और प्रोफेसर ये डायरेक्शन अभी आपने सिखाया आर कैप होगी, और ये डायरेक्शन अभी आपने सिखाया थीटा कैप होगी, रेडियल और ट्रांसवर्स, राइट? तो मैं पोजीशन वेक्टर आर को कैसे लिखूंगा? इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ मैंने क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर लगा दिया। बच्चों मैं एक नोटेशन इस पूरे कोर्स में फॉलो करना चाहता हूं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जब भी मैं किसी भी फंक्शन का या वेक्टर का या किसी भी चीज का टाइम डेरिवेटिव लूंगा, उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसके ऊपर डॉट लगा दूंगा। मान लीजिए मुझे df बाई dt को रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट में, तो बच्चों मैं एफ डॉट लगा दूंगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं थीटा डॉट लगा दूंगा। और मान लीजिए मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना है आर का टी के रिस्पेक्ट में, तो एक बार करता तो आर डॉट लगाता, 2 बार करूंगा तो डबल डॉट लगा दूंगा। ये नोटेशन मैं फॉलो करना चाहता हूं, क्लियर? चलिए, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हर बच्चा जानता है वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं डी आर बाई डी टी से। बच्चों मैं आर के मैग्नीट्यूड को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर कैप साथ में है। ठीक है, चलिए, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्या है? आर आर कैप। अब देखो आर भी बदल सकता है समय के साथ, अगर सर्कुलर मोशन होता तो आर नहीं बदलता, लेकिन किसी भी जनरल मोशन में आर तो बदल सकता है। और आर कैप भी क्या था? वेरिएबल, याद है? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं था, तो मुझे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी आर कैप एज इट इज प्लस आर एज इट इज डी आर कैप बाई डी टी, क्लियर? तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? इसको मैं आर डॉट बोल दूंगा, आर कैप प्लस में आर, और डी आर कैप बाई डी टी तो आज ही हमने निकाला था। आप पेजेस को पलटो, मुझे याद है ये आया था बच्चों, डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप। चेक कर लीजिए फटाफट, देखो डी थीटा बाई डी टी थीटा कैप, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूं थीटा डॉट थीटा कैप, आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये मेरा बन गया वेलोसिटी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक है बच्चों रेडियल और दूसरा टेंजेंशियल है कि ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स है ना बच्चों? वी थीटा थीटा कैप। तो रेडियल कंपोनेंट क्या बन जाएगा ऑफ वेलोसिटी? दिस विल बी आर डॉट, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बनेगा बच्चों? आर थीटा डॉट। ठीक है, और अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालना होगा, यू नो कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर अंडर द रूट।
ये हमने वेलोसिटी निकाल लिया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो पहले मैं वेलोसिटी को लिख लेता हूं आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। बच्चों एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी वेक्टर बाई dt से। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। d बाई dt ऑफ अंदर क्या है आर आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, अब यहां पर भी मुझे u इंटू वी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे तीन तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो मुझे चेन रूल को बड़े ही ध्यान से लगाना होगा। तो प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। पहले मैं इसको करता हूं चेन रूल से। आर का बच्चों आर डॉट आर कैप था, है ना? आर डॉट आर कैप था, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, आर डॉट आर कैप था। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो हो रखा है, दूसरी बार होगा तो डबल डॉट आर कैप। क्लियर? प्लस में इसका काम खत्म हो गया है। अब मैं आगे वाली टर्म को टच करना चाहता हूं बच्चों। देखो इसको, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, बाकी दो को एज इट इज, प्लस में फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो थीटा डॉट था, थीटा डबल डॉट हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट सेकंड को एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव हम कर देंगे। क्लियर? आर डॉट बच्चों डी बाई डी टी ऑफ आर कैप क्या था याद करो, थीटा डॉट थीटा कैप। पेजेस को पलटो और चेक करो, डी बाई डी टी ऑफ आर कैप क्या आया था, थीटा डॉट थीटा कैप। और डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप क्या आया था, माइनस थीटा डॉट आर कैप। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, प्लस में आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट, इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस थीटा डॉट आर कैप। अब मैं आर कैप वालों को कंबाइन करने वाला हूं, ये वाला और ये वाला। तो क्या बन जाएगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप प्लस में आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप। तो क्या बन जाएगा, टू आर डॉट थीटा कैप प्लस में आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है बच्चों, अब मैं थीटा कैप को भी कॉमन ले लेता हूं फटाफट। तो ये बन जाएगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स आ गए, कौन से? एक आया रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, जिसका वैल्यू बन जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। और ट्रांसवर्स टेंजेंशियल मत बोलिएगा इसको। ठीक है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगा, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। इतनी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से देख के बताओ, इज इट क्लियर? चलो बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, इस ट्रांसवर्स कंपोनेंट को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, वो है 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। एक बार ओपन करके चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखो मैं साइड में ओपन कर रहा हूं, 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तभी मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, इसका यूज मैं ग्रेविटेशन में भी करूंगा। जब हम ओलंपियाड फिजिक्स के लिए ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब भी इसका बहुत यूज आएगा। इसीलिए मैंने बेसिक मैथ्स में ही इसको डिफाइन कर दिया बच्चों। 1/r को बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r डॉट थीटा डॉट एज इट इज, और आर स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट। क्लियर? अब आर से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, विच इज एग्जैक्टली सेम।
तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए बच्चों, आपको ये भी टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आई है गाइस? यस और नो? क्या सबको समझ में आई है बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक प्रश्न आपको डिस्कस करके दिखाता हूं, देखिएगा। लेट मी रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज if the transverse acceleration of a particle moving in a plane, बच्चों प्लेन में मूव कर रहा है, राइट, इज जीरो, मतलब ए थीटा कंपोनेंट हमें जीरो गिवन है। ठीक है, तो मुझे बताना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर की कितनी पावर पे डिपेंड करेगी। तो याद करो बच्चों, ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या था एक्सेलेरेशन का, इसको मैंने लिखा था ऐसे, तो इसीलिए तो मैंने लिखा था ताकि लाइफ आसान बन जाए। 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, और ये जीरो गिवन है, तो r को वहां भेज दो, तो क्या बन जाएगा, d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब किसी का डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब वो कुछ कांस्टेंट टर्म रही होगी, दैट विल बी कांस्टेंट, और मैंने मान लिया वो कांस्टेंट है बच्चों के, राइट। अब देखो मुझे क्या बताना है, v थीटा मींस ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या थी, r थीटा डॉट, मतलब मुझे r थीटा डॉट बताना है, r की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। तो देखो ना क्वेश्चन सोल्व ही हो गया, r स्क्वायर थीटा डॉट क्या बनेगा, r इंटू आर थीटा डॉट, दैट इज कांस्टेंट। तो r थीटा डॉट क्या बन गया, कांस्टेंट बाई r, एंड व्हाट इज r थीटा डॉट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो बच्चों n का वैल्यू क्या बन जाएगा, -1। क्या सबको समझ में आया, यस और नो? गाइस चैट सेक्शन में बताना पड़ेगा क्या बात समझ में आई है। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप इट इज क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। A particle is moving on a plane of equation of path r theta is constant। पहली बात प्लेन में मूव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब जो हमने पढ़ा हम वो वाले फंडे लगाने के बारे में सोच सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ पाथ क्या गिवन है, r थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो मुझे पहला इंफॉर्मेशन दे दिया। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज जीरो, मींस ए थीटा जीरो गिवन है, और उसको हमने क्या लिखा था, 1/r d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, बच्चों ये भी जीरो है, सेकंड इक्वेशन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वेरीज विद आर एस, फोर्स नेट फोर्स जो पार्टिकल पर होगा वो आर की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो मुझे पता है एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेडियल, एक होता है टेंजेंशियल। नहीं टेंजेंशियल नहीं प्रोफेसर, ट्रांसवर्स, ए थीटा थीटा कैप, बट ये तो जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ओनली रेडियल। तो बच्चों नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी एम ए रेडियल आर कैप, राइट। तो मुझे इसकी वैल्यू पे कमेंट करना है कि आर की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, और मैं इन दोनों इक्वेशंस का सहारा लूंगा। और ए आर का वैल्यू सबको याद है क्या, मैं बच्चों फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, क्या बनेगा एम ए आर, और रेडियल कंपोनेंट क्या था याद करो, आर डबल डॉट माइनस क्या था आगे, किसी को याद है, थीटा डॉट स्क्वायर आर, आई थिंक एक बार चेक कर लो, चेक कर लीजिए, -r थीटा डॉट स्क्वायर, क्लियर, -r थीटा डॉट स्क्वायर, एकदम यही है। मुझे इसका वैल्यू बताना है r की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, और मुझे इन दोनों इक्वेशंस का सहारा भी लेना है। चलिए बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं। r थीटा कांस्टेंट है, तो मैंने मान लिया r थीटा कुछ कांस्टेंट c के बराबर है, और यहां से मुझे क्या पता लगेगा, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह देखो आप r को वहां भेजेंगे तो ये डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा। डेरिवेटिव जीरो बनने का मतलब इसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट। बच्चों मैंने कुछ के मान लिया,
क्लियर। अब देखो मुझे आर डबल डॉट निकालना है और मुझे थीटा डॉट भी निकालना है। क्लियर। तो मुझे थीटा डॉट तो दिख गया, ये है के बाई आर स्क्वायर, ये है के बाई आर स्क्वायर, राइट। तो थीटा डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर, वो भी एक कांस्टेंट आएगा, सपोज अल्फा, और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4। तो थीटा डॉट का स्क्वायर टाइम्स आर क्या होगा, कुछ कांस्टेंट बाई आर की पावर 3। तो मुझे दिख रहा है आंसर आर की पावर 3 पे डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में, राइट। 1/r की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इस टर्म को भी तो चेक करना होगा, क्या पता ये किसी और पावर पे डिपेंड कर जाए, है ना। मैं अगर ये भी बच्चों 1/r³ पे डिपेंड करेगा तो सही बात है, लेकिन अगर किसी और पावर पे डिपेंड कर गया तब मैं 1/r³ नहीं बोल सकता। मैं आंसर को 1/r³ तब बोल सकता हूं या तो दोनों 1/r³ पे डिपेंड करे या फिर ये 0 बन जाए। तो मुझे चेक करना होगा जहां पे कौन से वाला केस है। इज इट क्लियर, इट शुड बी क्लियर बच्चों। तो देखो मैं यूज करता हूं आर थीटा बराबर कांस्टेंट का, तो आर का वैल्यू क्या बन जाएगा, सी बाई थीटा। तो आर डॉट क्या बनेगा, सी बाहर, 1/थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/थीटा स्क्वायर थीटा डॉट। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर डॉट क्या बन जाएगा, सी माइनस भी है थीटा डॉट बाई थीटा स्क्वायर, मुझे वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों क्या मैं कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकता हूँ क्या, देखो थीटा डॉट का वैल्यू है के बाई आर स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रख दिया, और थीटा डॉट का वैल्यू क्या है, के बाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो थीटा स्क्वायर का वैल्यू मैं कहां से पुट कर सकता हूं, आई थिंक थीटा स्क्वायर का वैल्यू अपन यहां से पुट कर सकते हैं, थीटा स्क्वायर विल बी सी बाई आर स्क्वायर। तो आर डॉट क्या बन जाएगा, माइनस कांस्टेंट है कुछ, ये सम कांस्टेंट है ना, तो मैंने इससे कुछ सी डैश नाम दे दिया। थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इनटू में आर स्क्वायर है, मतलब आर डॉट मुझे क्या मिल गया, कांस्टेंट। वाओ, इफ आर डॉट इज कांस्टेंट, आर डबल डॉट क्या बनेगा बच्चों, आर डबल डॉट 0 बन जाएगा। और अगर आर डबल डॉट 0 बन जाएगा तो फोर्स इस पे डिपेंड करेगा बस, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/r³ पे। तो आंसर क्या होगा, 1/r³। तो मेरा पॉइंट आपको समझ में आया, ओनली एक टर्म से कुछ नहीं होगा, आपको दोनों टर्म चेक करनी होगी। मैंने क्या लॉजिक दिया बच्चों, अगर ये 1/r³ पे डिपेंड कर रहा है तो आंसर 1/r³ तब होगा या तो दोनों टर्म 1/r³ पे डिपेंड करे या ये टर्म 0 बन जाए। इस सवाल में क्या हुआ, ये टर्म 0 बन गई, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं जंप करना चाहता हूं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखिए इन दिस क्वेश्चन लेट मी रीड, अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर अ रेडियल फोर्स, ठीक है बच्चों, प्लेन में भी मेंशन होना चाहिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है, इट शुड बी मेंशन मूविंग इन अ प्लेन अंडर अ रेडियल फोर्स। बच्चों रेडियल फोर्स के अंडर मूव कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स क्या है, रेडियल, राइट। वो रेडियल फोर्स है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स 0 होगा, राइट। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट 0 होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर थीटा डॉट कांस्टेंट होगा। ये तो अपन दोनों क्वेश्चंस में करते आए हैं, राइट प्रोफेसर। अब इसने बोला ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम टू द पावर 1। तो रेडियल वेलोसिटी टी की कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, ये हमें कमेंट करना है, राइट बच्चों। तो आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। आइए अपन अभी शुरू करते हैं बच्चों। देखो आर स्क्वायर थीटा डॉट हमें कांस्टेंट गिवन है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट अगर कांस्टेंट गिवन है तो मैं लिख सकता हूं आर थीटा डॉट इंटू आर इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज आर थीटा डॉट, बच्चों ये तो
वी थीटा है, दैट इज कांस्टेंट, राइट। तो वी थीटा हमारा क्या आ गया, के बाई आर। बट वी थीटा किस पे प्रोपोर्शनल है, टाइम पे। तो बच्चों मुझे क्या पता लग गया, आर अपना 1/t पे प्रोपोर्शनल होगा। और वी आर क्या था, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो तो आर डॉट था। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन बहुत ही सरल हो गया। आर 1/t पे डिपेंड कर रहा है, तो आर डॉट किस पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स -1/t²। तो बच्चों 1/t की पावर 2 पे, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। सो आंसर आप क्या रिपोर्ट करेंगे, n इज इक्वल टू -2। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था और गाइस 90% से ज्यादा बच्चों ने गलत जवाब दिया, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑब्वियस नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऑब्वियस नहीं है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। इफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस आर बोथ जीरो, तो क्या होगा, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, radial velocity must be constant, transverse velocity must be constant, both radial and transverse velocity may not be constant। तो जनरली हमें क्या लगता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बच्चों ऐसा इनके साथ नहीं है, किनके साथ, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखते ही लगता है कि अगर ए आर और ए थीटा जीरो है तो वी आर और वी थीटा कांस्टेंट होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं फटाफट। इसका आंसर होगा बच्चों, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। देखिए ए आर जीरो है, ठीक है बच्चों, ए थीटा भी जीरो है। ए थीटा अगर जीरो होगा तो क्या बनेगा, 1/r d/dt r² थीटा डॉट जीरो बनेगा। मतलब r² थीटा डॉट बच्चों कांस्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब हम बहुत बार कर चुके हैं, r थीटा डॉट इंटू आर कांस्टेंट होगा। एंड व्हाट इज r थीटा डॉट, v थीटा। तो बच्चों v थीटा इज c/r, ये कांस्टेंट थोड़ी है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, r पे डिपेंड कर रही है। सो ट्रांसवर्स वेलोसिटी मे नॉट बी कांस्टेंट। सिमिलरली आप ए आर को जीरो पुट कर लीजिए, क्या था फॉर्मूला, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर जीरो। गाइज आई वॉन्ट कि आप इसको जल्दी से चेक करके देखें। आपको आपको वी आर मतलब आर डॉट भी बच्चों नोट कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर। सो डी विल बी द बेस्ट चॉइस, राइट। अगर तुमने कुछ अच्छा सीखा है, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको सब तक पहुंचा दे। और सबसे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नीट के बच्चे को शेयर कर दो, रेलिवेंट बच्चे को शेयर करो, जिसके अंदर जुनून है, जो जेई की तैयारी करना चाहता है अच्छे लेवल पे, जो ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है। इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे पाथ फाइंडर के काइनामेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17। पाथ फाइंडर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 1 काइनामेटिक्स। चलिए बच्चों, ये अपनी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम पाथ फाइंडर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एंड यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ आवर कोर्सेज। चलिए बच्चों, at a particular instant of time, let me take laser pointer. At a particular instant of time, position vector r, velocity vector v, and angular position theta of a particle traversing a path AB as shown in the figure. Here phi is the angle made by the velocity vector with the positive x-axis. Which of the following statement is or are correct? Modulus of angular velocity is d theta by dt is equal to v sin theta minus phi by r. Modulus of tangential component of acceleration, modulus of normal component of acceleration, modulus of normal component of acceleration। तो बच्चों मुझे इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। क्लियर। चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक चीज नई होने वाली है आप लोगों के लिए कि सर ये
मॉडुलस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालें ये आपको मैं सर्कुलर मोशन में टीच करूंगा। तो अभी के लिए आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। मैं इन पॉइंट्स पे एक बार बोलना चाहता हूं। जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है वो जानते होंगे कि ओमेगा को हम निकाल सकते हैं v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई r। तो उनके लिए मैं सोल्व भी कर दूंगा फटाफट। ठीक है, चलिए बच्चों मैं फटाफट एक बार सोल्व कर लेता हूं ओमेगा के लिए। देखिएगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम को अच्छा बनाना चाहता हूं और हम इसी में काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसी डायग्राम में थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, राइट। देखो बच्चों, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा ना बेटा, मुझे क्या चाहिए, ओमेगा जो होता है मेरा, दिस इज v परपेंडिकुलर बाई r। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए v का। आई नीड दिस v परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे एंगल्स वेंगल्स एक बार चेक करने होंगे अच्छे से। तो देखो बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है, प्लीज मेरी हेल्प करना कैलकुलेशन करने में, तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। और ये कंप्लीट एंगल बच्चों फाई है ना, ये कंप्लीट एंगल क्या है, फाई है। लेकिन एक बात और भी है, ये एंगल बच्चों 90 डिग्री होगा, है ना। और ये कंप्लीट फाई है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये एंगल बनेगा फाई माइनस 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो v परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, v का कंपोनेंट तो बनेगा फाई माइनस 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर। और बच्चों आप सभी जानते हो कि कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये माइनस अब्सॉर्ब भी कर लेता है। तो मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंगल पे, तो 90 प्लस थीटा माइनस 5। क्लियर। तो क्या बन जाएगा ये बच्चों, कोस 90 प्लस समथिंग क्या होता है, 90 पे चेंज होता है, और 90 प्लस फर्स्ट क्वाड्र सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का v साइन, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, और साइन में अंदर माइनस आ जाता है एंगल, अगर अपन माइनस लेंगे तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो एंगल के साथ आएगा, तो फाइव माइनस थीटा। क्लियर। तो v परपेंडिकुलर मैंने निकाल लिया, तो ओमेगा क्या बन जाएगा बच्चों, ये अपना बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर इज v साइन फाइव माइनस थीटा बाई r। तो ये पार्ट के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसको हम दोबारा से करेंगे जब हम आईएनपीएचओ के लिए सर्कुलर मोशन लेके आएंगे। हम इस पार्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को ऑलरेडी ये डेफिनेशन पता थी, उन बच्चों को आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेरा मेन कंसर्न है कि कैसे मैं इन तीन पार्ट्स को सोल्व करूं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपको मेरा लेक्चर आज वाला समझ में आया होगा, आप इसको बड़े ही प्यार से हैंडल कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, ये डायरेक्शन मेरी आर कैप होती है, उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स थीटा कैप, राइट। बट यहाँ पे तो केस डिफरेंट है, टेंजेंट तो अलग होगा, है ना बच्चों। ये अपना वेलोसिटी वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, और इसके परपेंडिकुलर बच्चों नॉर्मल डायरेक्शन होगी। क्लियर, यस और नो, ये आपको समझ में आना चाहिए बढ़िया से। ठीक है बेटा, आर कैप क्या था, रेडियल, थीटा कैप क्या है, ट्रांसवर्स, टी कैप क्या है, टेंजेंशियल, और एन कैप क्या है, नॉर्मल, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। और बच्चों वेलोसिटी इसकी v है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल बना रही है थीटा, सॉरी फाई, एक्स एक्सिस के साथ में। तो अगर मैं v वेक्टर को लिखना चाहूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों v फाई एंगल बना रहा है x के साथ में। तो पहले लेक्चर में आपको मैंने सिखाया था, इसको मैं लिख पाऊंगा v कोस फाई आई कैप प्लस v साइन फाई जे कैप। ये तो कार्टेशियन में हो गया। अगर आप चाहो तो इसको कैसे बच्चों पोलर में कन्वर्ट करोगे, v टी कैप, v टी कैप। इज इट क्लियर। यस प्रोफेसर, इट इज वेरी मच क्लियर। अब हमें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स पे कमेंट करना है। तो बच्चों आइए फटाफट हम एक्सेलरेशन ए लिखते हैं, और वो कैसे बनेगा, डी वी वेक्टर बाई डी टी। चलिए जल्दी से इसको हम सोल्व कर लेते हैं।
v को बाहर हमने रख दिया बच्चों, ठीक है। कोस फाई का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। कोस फाई का होगा, अच्छा इसमें तो v भी तो वेरिएबल हो सकता है ना, कहाँ पे कांस्टेंट बोला, तो मुझे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो v का डेरिवेटिव dv बाई dt, t कैप प्लस में v एज इट इज dt कैप बाई dt, राइट। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, टी कैप क्या है, टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ रहा है, डीवी बाई डी टी, मतलब सेकंड ऑप्शन तो गलत होने वाला है। चलो इसको प्रॉपरली सोल्व भी हम कर लेते हैं बच्चों। पहले अपन डी टी कैप बाई डी टी निकालते हैं, आ जाओ फटाफट। डी टी कैप बाई डी टी, सो डी बाई डी टी, टी कैप क्या है अपना, टी कैप इज दिस वन, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जी कैप, क्लियर। ये क्या बनेगा, कोस फाई का माइनस साइन फाई, फाई का डी फाई बाई डी टी आई कैप प्लस साइन फाई का कोस फाई, फाई का डी फाई बाई डी टी जे कैप, क्लियर। तो डी फाई बाई डी टी मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, माइनस का साइन फाई आई कैप प्लस का कोस फाई जे कैप। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये अपना आ गया डी टी कैप बाई डी टी, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि एक बार हम एन कैप भी लिखें, तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये एंगल पूरा फाई है और टेंजेंशियल के 90 डिग्री पे नॉर्मल होता है, तो ये एंगल क्या बनेगा, फाई माइनस 90। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, एन कैप एक्स के साथ फाई माइनस 90 के एंगल पे है, तो एन कैप को मैं क्या लिख पाऊंगा, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था ना, कोस फाई माइनस 90 आई कैप प्लस साइन फाई माइनस 90 जी कैप। बच्चों कोस में माइनस अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है ना, और साइन में बाहर निकल आता है, ठीक बात। तो कोस 90 माइनस फाई क्या बनेगा, साइन फाई आई कैप, और साइन 90 माइनस फाई क्या बनेगा, कोस फाई जे कैप। तो देखो बच्चों, माइनस कोस फाई जे कैप प्लस साइन फाई आई कैप, तो एन कैप का वैल्यू है ना बेटा, एन कैप का वैल्यू है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, डी टी कैप बाई डी टी। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो ये नेगेटिव ऑफ एन कैप है, तो बन जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी एन कैप। तो मैं अगले पेज पे लिखता हूं फटाफट वैल्यू। ए वेक्टर क्या बन जाएगा अपना, ए वेक्टर इज डीवी बाई डी टी टी कैप प्लस में ये क्या है, वी टाइम्स, तो वी टाइम्स डी टी कैप बाई डी टी का वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला, माइनस डी फाई बाई डी टी एन कैप। तो बच्चों एक्सेलरेशन का टी कैप मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या बन गया, डीवी बाई डी टी, और ए का एन कैप मतलब नॉर्मल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो बनेगा वी डी फाई बाई डी टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, देखो टेंजेंशियल वाला तो गलत हो गया है ना, टेंजेंशियल वाला तो गलत हो गया, तो कौन सा सही है, नॉर्मल कंपोनेंट वी डी थीटा बाई डी टी है, नहीं है, वी डी फाई कैप बाई डी फाई बाई डी टी है, हाँ। तो ए और डी विल बी द करेक्ट चॉइस, क्लियर है, पक्का। चलिए बच्चों, ये हमने पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लिया। कोई भी डाउट हो चैट सेक्शन में पूछना या कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल श्योरली रिप्लाई, राइट। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लेते हैं पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स का। सो पाथफाइंडर काइनेमेटिक्स, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए लेट मी रीड दिस, आप लोग भी रीड करेंगे इसको। Components along and perpendicular to position vector are known as radial and transverse components respectively. ये हमने बात कर लिया। A particle is projected horizontally from top of a tower. Assume acceleration due to gravity to be uniform and the origin of coordinate system at the point of projection. तो हमें मैच द कॉलम टाइप में कुछ करना है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो पहले इंक्रीज करेगा
बाद में डिक्रीज करेगा या हमेशा इंक्रीज करेगा या हमेशा डिक्रीज करेगा, हमें इस पे कमेंट करना है। चलिए बच्चों फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टावर बना दिया बच्चों। इस टावर से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, ठीक है। और मैं मान लेता हूं किसी भी इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहां पर है, राइट। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। बच्चों मैं लाइन सीधी नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। ओरिजिन किसको मानना है वैसे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमें ओरिजिन मानना है। तो यहीं से मैं इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दिखा दूंगा। और इसने बोला इसके अलोंग क्या होता है बच्चों? रेडियल डायरेक्शन, मतलब आर कैप। इसके परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? ये तो हम जानते हैं ना, ट्रांसवर्स, राइट, ट्रांसवर्स। एग्जैक्टली प्रोफेसर, हम ये सब जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो जरा इस पार्टिकल पे अगर हम सोचे ध्यान से बच्चों, मैं इस एंगल को एक बार के लिए थीटा बोल रहा हूं, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा? थीटा, है ना। और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। सही बात है? यस प्रोफेसर। तो जी तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे जी ऐसे लग रहा होगा। अगर मैं ध्यान से सोचूं, इस जी के दो कंपोनेंट हैं। एक है ट्रांसवर्स जिसका वैल्यू है बच्चों जी कोस थीटा, और एक है रेडियल, राइट, जिसका वैल्यू है जी साइन थीटा, ठीक है। और जैसे ही पार्टिकल यहां से ग्राउंड पे जाएगा, तो बच्चों इसका थीटा आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैंने थीटा हॉरिजॉन्टल से नापा है, तो इनिशियली हॉरिजॉन्टली फेंका तो एंगल 0 होगा, और फिर वो टाइम के साथ एंगल बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो थीटा इंक्रीज करेगा समय के साथ। तो जो ए आर है वो है बच्चों जी साइन थीटा, राइट। तो थीटा बढ़ेगा, और ऑब्वियसली थीटा एक्यूट ही रहने वाला है हमेशा, तो ये भी इंक्रीज करेगा। ए थीटा क्या है? अपना ट्रांसवर्स कंपोनेंट जी कोस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोस थीटा डिक्रीज करता है, थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा डिक्रीज करता है। तो मुझे क्या पता लग गया कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। सो सी बच्चों पी के साथ मैप हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, तो बच्चों ये ऑलवेज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया सी अपना मैप करेगा पी के साथ, और डी अपना मैप करेगा क्यू के साथ। अब सोचो जरा, क्योंकि ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्या मैं कह सकता हूं कि बेशक ये थीटा घट रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव, है ना। ए आर तो बढ़ ही रहा है और है भी पॉजिटिव। कैन आई से कि वी आर और वी थीटा दोनों इंक्रीज करेंगे। अरे बच्चों समझो इस बात को। मान लीजिए अपने पास एक बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये एक्सेलरेट करेगी, इसकी स्पीड समय के साथ बढ़ेगी। अब सोचो, आपने 10 मीटर पर सेकंड को तो सेम रखा, लेकिन एक्सेलरेशन को आपने 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया। कहने को तो एक्सेलरेशन घट गया, लेकिन अभी भी तो स्पीड बढ़ेगी। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब 0.5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी हर सेकंड में, राइट। तो ए थीटा बेशक डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी इंक्रीज करेगा, है तो उसी की डायरेक्शन में, राइट। तो बच्चों वी आर भी इंक्रीज करेगा, वी थीटा भी इंक्रीज करेगा। सो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी always increases. Let me change my pen. So always increases. Guys, just wait a minute. White pen चला रहा था मैं उस पे. Always increases and transverse component will also be increases, right? Velocity का. तो A और B अपना मैप कर जाएगा P के साथ. क्लियर? सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूं पाथफाइंडर से, ठीक है।
एंड गाइस मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपको इस चैनल को बिना कहे शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, जितना प्यार आप बाकी चैनल्स को देते हैं, अगर आप उतना प्यार मुझे भी देंगे तो मैं आपको उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स अच्छा कंटेंट दे के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग पढ़ो। ए का पी, बी का पी, सी का पी, डी का क्यू। हाँ एकदम करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।